नमस्कार, मेरा नाम आशीष सैनी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द नाविशम एकेडमी में। हम लोग संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और जियोग्राफी 2 क्लासेस चल रही थी। आज से हिंदी का भी चलाएंगे साथ में, और 3 क्लासेस हम अटेंड करेंगे। और कुछ दिनों के बाद में बायो स्टार्ट होगी। बायोलॉजी के लिए अलग टीचर आएंगे, वो आपको बायो पढ़ाएंगे। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन, जियोग्राफी और हिंदी पढ़ाऊँगा। हिंदी की आज पहली क्लास है, तो हिंदी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। भाषा क्या है? भाषा जो है संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बनी है, मतलब भाष शब्द से मिलकर बनी है, उसे कहते हैं भाषा। भाषा किससे मिलकर बनी है? भाष शब्द से। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से मिलकर बनी है। भाषा जो है भाष शब्द के मिलकर बनी है। फिर बात करते हैं कि आपकी बात करते हैं वर्ण की। सबसे सार्थक और सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। मतलब कि जो हिंदी भाषा होती है, हिंदी वर्णमाला होती है, उसमें सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण से मिलकर बनते हैं अक्षर। वर्ण और अक्षर में क्या डिफरेंस है मैं अभी आपको बताऊंगा। वर्ण से मिलकर अक्षर बनते हैं, अक्षर से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर पद बनते हैं, पद से उपवाक्य बनते हैं, और उपवाक्य से वाक्य बनते हैं, और वाक्यों को मिलाकर भाषा बनती है। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होता है। वर्ण से अक्षर बनते हैं, अक्षर के बाद शब्द बनते हैं, शब्द के बाद कुछ शब्दों को मिलाकर कुछ पद बनाए जाते हैं, पद से उपवाक्य बनते हैं, जिन्हें क्लॉज बोलते हैं, और उपवाक्य से वाक्य बनते हैं, वाक्य से भाषा बनती है। ऐसे हमारी बोलने वाली भाषा तैयार होती है। अब बात करते हैं कि वर्ण और अक्षरों में क्या अंतर है। समझिए बात को। जैसे कोई शब्द दिया है राम, राम शब्द दिया है, इसमें 2 अक्षर हैं। कौन कौन से? रा प्लस मा। ये क्या है? ये अक्षर है। आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो बताया जा रहा है कि कोई भी व्यंजन हो वो बिना स्वर की सहायता के उच्चारित नहीं हो सकता है। आप जैसे बोलिए का, तो का में लास्ट में आप क्या बोल रहे हैं? आ बोल रहे हैं, स्वर आ रहा है। खा बोलिए, उसमें भी लास्ट में आ रहा है। व्यंजन का कोई भी अक्षर आप बोलेंगे उसमें आपका स्वर आएगा। जैसे बोलेंगे की, तो की में क्या आ रहा है? छोटी ई आ रही है। अब ऐसे बोले खू, तो खू में छोटा ऊ आ रहा है। मतलब कहने का यह है कि कोई भी व्यंजन हो बिना स्वर की सहायता से उसका उच्चारण नहीं किया जा सकता है। बात कर रहे थे हम लोग अक्षर और वर्ण में अंतर। राम जैसे कोई शब्द है, ठीक है, ये क्या है? एक शब्द है। शब्द को हमने अलग अलग तोड़ा, क्या बने? अक्षर बने। अब अक्षरों से वर्ण कैसे बनेगा? देखिए, रा जो है डैश, ये है व्यंजन। इसे क्या बोलेंगे हम? व्यंजन, क्योंकि इसमें स्वर नहीं लगा हुआ, इसीलिए हमने रा के नीचे डैश लगा दिया है। प्लस क्या लगा है? बड़ा आ। बड़ा आ क्या है? स्वर। फिर प्लस माँ के नीचे डैश लगा दीजिए, क्योंकि ये व्यंजन है। अगर प्योर व्यंजन होगा तो व्यंजन के नीचे डैश लग जाएगा। फिर छोटा आ। ये आपके वर्ण कहे जाते हैं। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो राम में कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4। अक्षर कितने हैं? 1 2। समझ आया अक्षर और वर्ण में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वर्णमाला। अब बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला कितने अक्षरों की होती है? उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं वर्णमाला में। उच्चारण के आधार पर लिखते चलिएगा ये साथ में। उच्चारण के आधार पर कितने? 45 वर्ण होते हैं। उच्चारण के आधार पर
45 वर्ड होते हैं, जिनमें से 10 स्वर होते हैं, 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। यह था उच्चारण के आधार पर। लेखन के आधार पर लेखन के आधार पर 52 होते हैं, 52 अर्थात 52 वर्ण होते हैं। देखिए यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि सिर्फ कॉमन से अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ण कितने हो गए, आप तुरंत बोलेंगे कि 52 होते हैं, 52 होते हैं। पर वहां पे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या बताइए। उसमें 52 भी दिया होगा, 45 भी दिया होगा, 46 भी दिया होगा, 35 भी दिया होगा, आप तुरंत 52 लगाएंगे। पर समझने की बात है, यहाँ पे उच्चारण के आधार पर पूछता है तो 45 वर्ण लगाएंगे आप, और अगर लेखन के आधार पर पूछता है तो आप 52 लगाएंगे। अच्छा, इसमें क्या है, 13 स्वर हैं प्लस आपका 35 व्यंजन है प्लस 4 संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त में छत्रज्ञ और श्रा, ये संयुक्त स्वर होते हैं। कौन से संयुक्त स्वर, अभी आगे बताएंगे आपको। छत्रज्ञ और श्रा ये क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। अब बात करेंगे कि स्वर कितने होते हैं। स्वर कितने होते हैं, हमने तो व्यंजन की बात कर ली, सॉरी वर्णों की बात कर ली। अब स्वर की बात करते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वरों की संख्या 13 मानी गई है। कितनी, 13 मानी गई है। कुछ लोग कह रहे हैं तो गलत बढ़ा रहे हैं, समझिए बात को। ऑथेंटिक बुक से सारे नोट्स प्रोवाइड हैं और किसी भी प्रकार का इसमें फॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 13 मानी गई है। अगर हम उच्चारण की बात करते हैं तो उच्चारण के आधार पर 10 स्वर माने गए हैं। हटा कौन कौन से दिए गए हैं, आपका रि से ऋषि, ठीक है, आपका अंगा और आहा, ये 3 हटा दिए गए हैं। जो आपका रि से ऋषि है, इसको न स्वर में रखा गया है न व्यंजन में रखा गया है। फिर भी अगर वर्ण की स्वर की बात करते हैं तो 13 स्वर बताए जाते हैं, पर अगर देखा जाए तो इसमें ये री को न स्वर में रखा गया है न इसको व्यंजन में रखा गया है। फिर आगे बात करते हैं कि व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन के बारे में बात करते हैं, व्यंजन के वर्ग के बारे में बात कर लेते हैं, व्यंजन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा रेस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए व्यंजन, व्यंजन आपको पता है छोटा बड़ा ज़्यादा सबको लोग पता होगा। इसके वर्ग होते हैं का वर्ग, पा वर्ग, इस टाइप से वर्ग होते हैं। सबसे पहला का वर्ग। का वर्ग में क्या आएगा, का, ख, ग, घ, अंगा। चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, या। टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। फिर ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। फिर पा वर्ग आता है। पा वर्ग में पा, फा, बा, बा, भा और मा। पा, फा, बा, भा, मा। फिर आता है आपका, ये आपके देखिए 5 इसमें देखिए टोटल कितने हो गए, ये 25। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ये होते हैं या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। फिर बात करते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन शाखा शाह, ऊष्म व्यंजन श, 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 हा। फिर बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और
श्रा। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, रा दे दिया है या ला दे दिया है, इसको पूछते हैं कि ये कौन सा व्यंजन है, सॉरी हाँ इसे कौन सा व्यंजन बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। फिर बात करते हैं कि इनका उच्चारण स्थान क्या होता है। हाँ एक और व्यंजन है द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, इन्हें बोलते हैं अड़ा और ढ़ा, ये होते हैं आपके द्विगुण व्यंजन। ठीक है, अब ये जो संयुक्त व्यंजन है ये कैसे बने हैं इसको देखते हैं। छ का, ये मतलब जो संयुक्त व्यंजन क्या होता है, मिलना, दो चीजों का मिल जाना संयुक्त बोलते हैं, संयुक्त क्रिया बोलते हैं। तो संयुक्त व्यंजन किससे मिलकर बने हैं, का और शा से मिलकर बना है, छा से क्षत्रिय। फिर बात करते हैं त्रा की, त्रा मिलकर बना है ता और रा से। यहां देखिए ता के नीचे का के नीचे डैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये व्यंजन है, इनको हम वर्ण कह सकते हैं पर इन्हें अक्षर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये व्यंजन है। फिर आगे बात करते हैं ज्ञा की, ज्ञा से ज्ञानी, ये बना है जा से जहाज और इया से, ज्ञा से ज्ञानी जा और इया से मिलकर बना है। फिर आपका श्रा, श्रा जो है शा और रा दोनों से मिलकर बना है, इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इनमें दो वर्णों को मिलाकर एक व्यंजन, सॉरी हाँ दो वर्णों को मिलाकर एक वर्ण बनाया गया है, इसीलिए उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं स्वर के बारे में। ये थी व्यंजन की बात। अच्छा, व्यंजन के उच्चारण की बात कर लेते हैं अगर, तो यहाँ पे सबसे छोटा शॉर्ट में अगर लिखे तो यहाँ पे लिखेंगे के टी एम डी ओ। क्या हुआ, के टी एम डी ओ, केटीएम डीओ। ये आपका जो केटीएम डीओ लिखा गया है ये आपका उच्चारण स्थान है। केटीएम डीओ क्या है, ये आपका उच्चारण स्थान है। के मतलब कंठ, टी मतलब तालु और एम मतलब मूर्धन्य, डी मतलब दंत और ओ मतलब ओष्ठ। मतलब आप इसको शॉर्ट में ऐसे याद कर सकते हैं कि केटीएम, केटीएम क्या है, बाइक है, सारे जानते हैं। डीओ डिओड्रेंट, मतलब केटीएम पे बैठे भैया तो डीओ लगा के बैठे। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, याद करने का तरीका है तो याद भी रहेगा। तो केटीएम कैसे, उच्चारण स्थान के बारे में बात करते हैं। जैसे ये जो पांचों वर्ण हैं, ये जो पांचों वर्ण दिए का से अंगा तक, ये सबका उच्चारण स्थान कंठ है। आप बोल के देखिएगा कि बोले क, तो यहां से देखेंगे कि अब यहां पे वाइब्रेशन हो रहा है। वैसे ज्यादातर जो भी वर्ण बोलते हैं वाइब्रेशन हल्का फुल्का होता है, पर जो कंठ वाले वर्ण होते हैं उसमें ज्यादा वाइब्रेशन होता है। यहाँ पर कंठ से आवाज आती है। आप बोलिए क, ख, ग, घ, अंगा। समझ आया आपको? तो ये क्या था, ये कंठ वाले थे, मतलब कि इनका उच्चारण स्थान कंठ से था। अब बात करते हैं टी मतलब तालव्य। तालव्य देखो च, छ, ज, झ, इया। आप देख रहे होंगे कि जो आपकी जबान है, आपकी जो जबान है वो जब आप इन वर्णों को बोलेंगे, टी वाले को, चा वर्ग को, तो जो जबान है वो तालु में लगती है, इसीलिए इसे बोलते हैं तालव्य। और तालु क्या होता है, सबको पता है कि जो मुंह का ऊपरी हिस्सा होता है उसे तालव्य बोलते हैं, तालु बोलते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे जैसे चा, आप बोल के देखिए, बोल के चा, तो जबान जो है देखेंगे आपकी ऐसे छत में लग रही है, मतलब तालु की छत में लग रही है। चा, छ, ज, झ, या तालु में लग रहे हैं, इसीलिए इसे तालव्य व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं टा, मूर्धन्य। अब बात करते हैं मूर्धन्य की। मूर्धन्य क्या होता है कि जो आपका, अब उच्चारण करेंगे आप खुद समझ जाएंगे कि ये क्या है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, जैसे दिया है आपको झा,
दे दिया कि यहाँ पे आपको दे दिया कि दे झा, इसका उच्चारण स्थान बताइए, या फिर आपको आप पता होना चाहिए वरना एक नंबर खो दीजिए आप। तो झा आपको पता है कि किसमें आता है, चा वर्ग में आता है। चा वर्ग में क्या होता है, के टी, टी होता है, टी मतलब तालव्य होता है। आंसर तुरंत, समझिए बात को, तुरंत आंसर। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कि एम मूर्धन्य, देखिए ट ठ ड ढ ड़, जो दांत और मसूड़े, जो दांत, आप बोलिए टा, बोले टा टा, जो दांत और मसूड़ों के इधर जो तालव्य होता है और दांत होते हैं उसके बीच में जो जगह होती है उसे मूर्धन्य बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं, दांत और तालव्य के बीच में जो जगह होती है उसे हम मूर्धन्य बोलते हैं। जैसे आप उच्चारण करेंगे जैसे ट ठ ड ढ, यहाँ पे लग रहा होगा आगे यहाँ पर, तो क्या बोलेंगे, ट ठ ड ढ ड़, ये सब क्या है, मूर्धन्य है, इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य से है। फिर बात करते हैं डी, डी मतलब दंत, मतलब दांत। अब बोलिए त थ द ध न, जो आप देखेंगे कि जो आपकी जबान है, जब सारे व्यंजन बोलेंगे आप त थ द ध न, तो आपकी जबान दांत में जरूर लगेगी, जाकर नेसेसरी है, लगेगी, इसीलिए इसे दंत व्यंजन बोले जाते हैं। बोलिए त थ द ध न, दांत में लग रही है। ठीक है, फिर बात करते हैं ओ, मतलब पावर्ग, ओष्ठ, ये होठों से बोले जाते हैं, इनमें दांतों का और मूर्धन्य का, तालव्य का रोल नहीं होता है, होठों से बोले जाते हैं। जैसे प फ ब भ, देखा म, आप देखेंगे कि जितनी बार ये पांचों व्यंजन हम बोलते हैं हमारे होंठ मिल के हटते हैं, ऐसे प फ ब भ म, इसीलिए से हम ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, अब बात करेंगे स्वर की। अब बात करते हैं स्वर की। अब बात करेंगे स्वर की। देखिए अभी हमें इंट्रो दे रहे थे व्यंजन का, वर्ण का, कुछ उच्चारण स्थान बता दिया है, पर अभी स्वर के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर व्यंजन की कैटेगरी बताएंगे, स्वर में क्या क्या होता है, किस टाइप से होते हैं उसके बारे में बताएंगे, फिर व्यंजन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम स्वर के बारे में बात करते हैं। स्वर के बारे में बता चुके हैं कि इनकी स्वर जो हैं ये 13 माने गए हैं। उच्चारण के स्थान पर ये 10 माने जाते हैं, क्योंकि री और अंग और आहा ये हटा दिए जाते हैं, और अंग और आहा ये जो है अयोगवाह होते हैं, ये आपको बताएंगे। देख लीजिए, सबसे पहले उच्चारण काल के आधार पर, मतलब मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, मात्रा या उच्चारण काल के मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर सबसे पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर क्या होता है, ह्रस्व मीन्स होता है छोटा, ह्रस्व मीन्स क्या होता है, छोटा। और यहां पर हमने लिखा है कि मात्रा या उच्चारण काल, काल मीन्स क्या होता है, समय, मतलब कितना कम समय लगेगा, कितना ज़्यादा समय लगेगा, उस तरीके से हम स्वरों को डिफाइन करेंगे। तो अगर ह्रस्व की बात हुई है तो छोटा हुआ, इसका मतलब जो काल समय की बात हुई थी वो कम लगेगा। जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनमें उनको उच्चारण करने में उसमें समय कम लगता है। वो कौन कौन से होते हैं, अ ई उ, अ ई उ। आप बोलिए इसे, अ हो गया, ई उ हो गया, टाइम लगा, नहीं लगा, इसीलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। फिर बात करते हैं दीर्घ स्वर की। फिर बात करते हैं दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। अब यहां पर बात करें, उच्चारण की बात हो रही है,
हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 13 स्वर माने गए हैं, पर उच्चारण के आधार पर 10 माने गए हैं। हम 3 यूज कर चुके हैं, आप कौन से बचे? 7 बचे। 7 में कौन कौन से बचे? रि से ऋषि, अंग से अंगूर, आहा खाली को हटाकर तब 7 बचे हैं, क्योंकि उच्चारण के आधार पर हमने 13 बताए हैं। और हम क्या कर रहे हैं? उच्चारण काल के आधार पर ही स्वरों का विभाजन कर रहे हैं। तो हम तो 13 तो ले नहीं सकते हैं, हम 10 के बारे में ही पढ़ेंगे। चलिए 10 के बारे में बात करते हैं। तो दीर्घ स्वर कौन होता है? देखिए, छोटा आ, ई, उ, फिर ए, आए, ओ, औ। इसमें से हमने हस्व स्वर में 3 यूज कर लिए, आ, ई और उ, 3 यूज कर लिए। बचे जो वो सारे दीर्घ स्वर। कौन कौन से बचे? बड़ा आ बचा है, बड़ी ई बची है, बड़ा ऊ बचा है, ए बचा है, ऐ बचा है, ओ और औ। ये क्या हुए? सारे ये दीर्घ स्वर हुए। अब दीर्घ स्वर क्यों हुए? क्योंकि इन्हें उच्चारण करने में हमें ज़्यादा समय लगता है। जैसे आप बोलेंगे अब बड़ा आ है, आप उसे ऐसे बोले अ, नहीं निकलेगा, वो छोटा आ ही निकलेगा। आपको बड़ा आ बोलने के लिए थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा अपने आप को, अपने कंठ को थोड़ी दिक्कत देनी पड़ेगी, तब आप बोल पाएंगे बड़ा आ। ठीक है। फिर बात करते हैं बड़ी ई। छोटी ई तो आप बोलेंगे ई हो गया, ई हो गया। बट आपको बड़ी ई बोलना है तो आप ऐसे बोलेंगे ई, तब व्यक्ति समझ पाएगा कि आप बड़ी ई बोलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसी तरीके से उ, छोटा ऊ हो गया, हस्व स्वर था। अब बड़ा ऊ बोलना है, ऊ। फिर ए नहीं होगा, ए होता है, ए, ऐ, ओ, आओ। आप देख रहे हैं इसमें समय लग रहा है, इसी वजह से इसे हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। और इन्हें एक और नाम भी दिया जाता है, इसको हम एकमात्रिक स्वर। ये क्वेश्चन आता है, चलो दिमाग में आ गया तो आपको बता रहे हैं, एकमात्रिक। और इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, ये थे। अब हस्व स्वर की बात हो चुकी है, दीर्घ स्वर की बात हो चुकी है। अब बात करते हैं प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर क्या होते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है। तो प्लुत स्वर भैया बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब कुछ है ही नहीं इंटरेस्टिंग क्या है इसमें। अब जैसे आप किसी को बुलाते हैं, जैसे मान लीजिए आपका दोस्त है, तो उसका नाम मान लीजिए मोहन है, ठीक है, या मान लीजिए बहुत इजी राम है नाम, तो आप क्या उच्चारण करते हैं? राम। नहीं जाएगी उसके पास आवाज़। अगर आपको लंबी दूरी तक आवाज़ ले जानी है तो आप बोलेंगे राम। तो जवाब में रा और माँ के बीच में जो गैप था उसे बोलते हैं प्लुत। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे आप? रा म, इसे क्या बोलते हैं? ये होते हैं आपके प्लुत स्वर। अगर आप पे चोट लग गई, गिर पड़े, तो क्या हुआ? हाय होता है। ये क्या होते हैं? आपके प्लुत स्वर होते हैं। फिर बात करते हैं जीभ के आधार पर। अब तो ये थे उच्चारण काल के आधार पर। अब बात करते हैं जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीभ के आधार पर होते हैं भैया। चलिए बात करते हैं जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर मान लीजिए ये आपकी जीभ है, ये आपकी जीभ है। इसके हमने 3 पार्ट कर दिए, रियल में नहीं, काल्पनिक रूप से। ठीक है, इसके हमने 3 पार्ट कर दिए। अब जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो जीभ हमारी बराबर एक्टिव रहती है, बराबर कुछ ना कोई भी वर्ड बोले हमारी जीभ बराबर एक्टिव रहती है। तो जीभ जो है उसके आगे के भाग से कौन से स्वर निकलते हैं, मध्य के भाग से कौन से स्वर निकलते हैं, और पश्च के भाग मतलब पिछले भाग से कौन से स्वर निकलते हैं। तो उसको बात करने के लिए कहते हैं कि अग्र स्वर जो होते हैं वो होते हैं ई, ए, ऐ। ये क्या होते हैं? ये क्या होता है? अग्र स्वर, अग्रभाग। इसे लिख दें अग्र भाग। क्या होता है? अग्रभाग। इसे अग्रस्वर भी कहते हैं। तो अग्रस्वर क्या हो गया? अग्रस्वर। अग्रस्वर हो गया आपका ई और ए। अब देखिए ये वर्णमाला है, उच्चारण वाला
काम है सब, और इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिकली करिए हर चीज़ को, आपको बहुत मजा आएगा। ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। अब अगर अग्रस्वर की बात हो रही तो जबान में थोड़ा कष्ट दीजिए, आप बोलिए ई। आप देखें कि जबान का आगे का हिस्सा ही हिलता है, आगे का हिस्सा जो है वो हिलेगा। ई, ई, ए, ए, कंठ इन्वॉल्व है, बट यहाँ पर आपकी जीभ की बात हो रही तो जीभ का अग्रभाग जो होता है वो आपका एक्टिव है। फिर बात करते हैं मध्य भाग की। मध्य भाग से सिर्फ एक स्वर, वो है व्यंजन। मध्य भाग व्यंजन, ऐसे बोलिएगा। आप बोलिए, जब आप बोलेंगे आ को तो आपकी जो जबान, आपकी जो जीभ है वो बीच से उठ जाएगी। आ, मतलब बीच से उसकी आवाज आएगी, जीभ के बीच से आएगी। जैसे आप बोलेंगे अ, न अग्र है न पश्च, सिर्फ बीच में है, ठीक है। फिर बात करते हैं पश्च स्वर की, तो मध्य भाग लिख लें। मध्य स्वर बराबर आ, आता है फिर पश्च स्वर। पश्च स्वर। अब भैया जब अग्र और मध्य हो चुके हैं तो बचे हुए पश्च में लगा दो। कौन से बचे? देखिए, बड़ा आ बचा है, फिर क्या, छोटी बड़ी हो गया, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए हो गया है, ओ और औ। 2 4 5 कितने बचे? और एक और भी होता है, उसको बोलते हैं औ। क्या बोलते हैं? औ, ठीक है। तो 6 स्वर बचे जो आपके ये पश्च भाग से निकलते हैं। ये कौन सा हो गया? पश्च भाग। लिख लीजिए पश्च स्वर में कौन से? आ, उ, ओ, औ। ये आपका हो गया पश्च स्वर हो गया, ठीक है। अभी हमने आपको मात्रा उच्चारण काल के आधार पर बताया, जीभ के आधार पर बताया। अब बात करेंगे कि मुख द्वार जो ये होता है, मुख द्वार, मुख का जो द्वार होता है उसके आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं? उसके आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। अब 4 भी बोल सकते हैं। विव्रत है, अर्धविव्रत है, संव्रत है, अर्धसंव्रत है, ठीक है। तो बात करते हैं, ये इसको इरेज कर दें। मुख द्वार के आधार पर सबसे पहला आपका आता है विव्रत। विव्रत मीन्स होता है हाफ ओपन, नहीं सॉरी, विव्रत मीन्स होता है ओपन, मतलब खुला हुआ। विव्रत, विव्रत के आगे आप ब्रैकेट में ओपन लिख लीजिएगा, वरना विव्रत और संव्रत में हमेशा दिक्कत हो जाती है। विव्रत ये कौन से होते हैं? पूरा खुला हुआ। जैसे आप बोलेंगे आ, फिर आता है अर्धविव्रत, मतलब हाफ ओपन। फिर कौन सा होता है? हाफ ओपन। ये कौन कौन से होते हैं? ये आपके होते हैं आ, ए, ओ, आ, ए, ओ, औ। फिर बात करते हैं संव्रत की। संव्रत मीन्स होता है क्लोज्ड। संव्रत क्लोज। तो ये कौन कौन से होते हैं? ई, उ, ऊ, ई, उ, ऊ। अर्धसंव्रत, अर्धसंव्रत, हाफ क्लोज, हाफ क्लोज। ये कौन से थे? ए और ओ, ए और ओ। अच्छा, तो ओ इसमें था तो यहां पर अ होगा। अब बात करते हैं कि देखिए उनके उच्चारण की बात करते हैं। विव्रत मतलब खुला मुंह। जब आप बोलेंगे तो आपका जो मुंह है, ये मुख द्वार, ये आपका खुल जाएगा। जैसे बोलिए आ, आप मुंह बंद करके नहीं बोल सकते हैं बड़ा आ, नहीं बोलेंगे, आप बोल भी नहीं सकते, सॉरी। फिर अर्धविव्रत, अर्धविव्रत मतलब आधा खुला हुआ।
जब आप छोटा आ बोलेंगे, देखिए आ, अगर बड़ा आ बोलना है तो बड़ा मुंह खोलना ही पड़ेगा, अगर छोटा आ बोलना है तो मुंह कम खोलिए आप। जैसे आ हो गया, फिर ए औ औ, ठीक है। ये आपके थे अर्ध विवृत, ये विवृत आ, अर्ध विवृत आ, ए ओ औ। और समृत, समृत मीन्स क्लोज, जब इनका उच्चारण करेंगे तो मुंह क्लोज है। जैसे ई, मुंह का कोई खेल नहीं है, बंद है। ई उ, मुंह बंद, उ बंद हो गया। फिर अर्ध समृत मतलब आधा बंद रहेगा मुंह, आधा बंद। जैसे ए ओ, ठीक है, ए ओ। जब ओ बोलते हैं तो यहाँ पे हल्की जगह खुली रहती है, जब मुंह बंद करते हैं फिर भी थोड़ी जगह खुली रहती है, इसलिए हम इसे अर्ध समृत बोलते हैं, ठीक है। चलिए आज हिंदी की क्लास को, ये स्वर के बारे में अभी थोड़ा और है, और इसको यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों के साथ जरूर शेयर करें। और बस यही कह सकते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद या नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।